लेट फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के इस मॉड्यूल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी टॉपिक चल रही थी यानी कि टीचिंग मेथड, उसमें हमारा जो दूसरी टॉपिक है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है वो ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं और चीज़ों को एक एक करके एक लाइन बाय लाइन पर सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे और फिर कुछ इसके रिलेटेड फैक्ट्स भी हम नोट्स के थ्रू हम जानेंगे। क्लियर? तो आइए चलिए सबसे पहले दोस्तों एक रफ़ आइडिया मैं आपके मन में क्रिएट कर दूं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वास्तविक में व्हाट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, इसको तो हम थोड़ा सा जान लें। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सभी सुने होंगे कि भाई जब कथा होता है, कथा आप सभी जानते हैं ना, ठीक है, कुछ कहानियाँ वगैरह बोली जाती हैं। तो जब कथा कुछ बोले जाते हैं तो इसमें क्या होता है ज़रा आप सभी बताइए। ठीक है, आप सभी सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे वो भी जानते तो होंगे एटलीस्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वक्ता होते हैं, जो पंडित जी या फिर जो भी आप कहिए, ये वक्ता होते हैं और ये इनके पीछे कई सारे जो है कौन होते हैं, श्रोतागण होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप जो है मान सकते हैं, कुछ ऐसा ही आप सीन मान सकते हैं इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वक्ता करते क्या हैं। ये वक्ता क्या करते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की चीज़ को, जैसे मान के चलिए जो भी कथा कहानी जो भी होती है वो या तो संस्कृत लैंग्वेज में होता है या फिर अन्य किसी अवधि या फिर ऐसे कुछ लैंग्वेजेस में होता है, उसको वो क्या करते हैं ट्रांसलेट करके आपको आपकी सिंपल लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं, बेसिकली कहा जाए आपकी नेटिव लैंग्वेज जो कि है हिंदी। ठीक है, तो इस हिंदी में इस जो संस्कृत की चीज़ें हैं, जो ये जो संस्कृत लैंग्वेज की चीज़ें हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर करके आपको बताते हैं। और ऐसा करने के साथ साथ आप जो है उसका एक सार समझ जाते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। अब आप बताइएगा हमें अपनी विद्वत्ता के अनुसार कि क्या आपको संस्कृत लैंग्वेज का उतना ज्ञान होता है। तो आपका आंसर यही बनेगा कि नहीं, उतना ज्ञान नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम सीख जाते हैं। ठीक, तो वही चीज़ कुछ इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, किसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। क्या आगे बताएंगे तो इस चीज़ को हम बताएंगे कि क्यों हमने ये चीज़ बोला था कि क्या आपको होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन हिंदी का जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान आपको और अच्छे से हो जाता है, पहले से भी आपको ज्ञान रहता है क्योंकि आपकी ये मदर टंग है, आपका नेटिव लैंग्वेज है। और ज़्यादा ज्ञान आपको ये जो पंडित जी होते हैं या फिर जो भी वक्ता होते हैं वो आपको और ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं। क्लियर? तो इसका ज्ञान, इस लैंग्वेज का ज्ञान, हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। संस्कृत लैंग्वेज का भी हो जाता है। धीरे धीरे वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं कि जैसे संस्कृत में अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसका हिंदी में ये मतलब होगा। तो आप चीज़ों को लगता है आपको भाई हम जोड़ जोड़ करके चीज़ें अपने विद्वत्ता के अनुसार थोड़ा बहुत हम बोल लेंगे, कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं, ऐसा लगता है ना। चलिए, तो यही कुछ यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का होता है। अब आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई जो एग्जाम्पल, उसको आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि समय समय पे जब मैं पढ़ूंगा और आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उस वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूज़ आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहला मैं पढ़ता हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नाम से क्या पता चलता है दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नाम से क्या पता चलता है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा पता चल रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ठीक है, यानी कि जब एक भाषा के ग्रामर को दूसरे भाषा के ग्रामर में अनुवाद करके बता दिया जाए या फिर एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करके जो है सिखा दिया जाए, तो ऐसे किसी मेथड को ही हम क्या कहेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहेंगे। चलिए, अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे, वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये कोई नया मेथड नहीं है कि अभी नया आया है, ये इसके अन्य अन्य नाम हुआ करते थे पहले, लेकिन ये बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत सालों से ये लैंग्वेज टीचर्स द्वारा, जो भी टीचर लैंग्वेज पढ़ाते हैं यानी कि किसी भाषा को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अर्लियर इन दिस सेंचुरी दिस मेथड वाज फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है, जानते ही होंगे आप सभी। ठीक है, और फॉरेन का क्या मतलब होता है, विदेश,
ना ना, विदेश तो होता ही है, बट फॉरेन का मतलब होता है अनभिज्ञ, जिस चीज़ से आप अनभिज्ञ हैं, ठीक है, या फिर अननोन, अनफेमिलियर, जिस चीज़ से आप अननोन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसका मतलब भी फॉरेन होता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इसको आप कहते थे कि भाई ये फॉरेन कोई पार्टिकल या फिर फॉरेन कोई वायरस आ चुका है, नया कोई वायरस है। अब फॉरेन वायरस का मतलब क्या, जो वायरस अननोन है, कोई जानता नहीं है इसके बारे में, क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कोई फॉरेन वायरस है, ठीक। अनफेमिलियर, जिसके बारे में हम सही से जानते ना हो, अनफेमिलियर या फिर अननोन, क्लियर। फॉरेन मतलब विदेश तो होता ही है, लेकिन केवल विदेश नहीं होता है, अनफेमिलियर होता है, मतलब जिस भाषा के हम लिटरेचर को नहीं जानते थे, उस भाषा के लिटरेचर को समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए पुराने ज़माने में, या फिर ऐसा कहा जाए कि अर्लियर इन दिस सेंचुरी, यानी कि इस सेंचुरी, ये जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसके शुरुआत में इस मेथड का प्रयोग, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग विदेशी साहित्यों को समझने के लिए या फिर ऐसे साहित्यों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता था जिनसे हम फैमिलियर नहीं होते थे, जो हमें अननोन होता था, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा कि ये मेथड कोई पुराना नहीं है, पहले से चला आ रहा है। पहले इस मेथड का यूज़ हिंदी नहीं, विदेशी साहित्यों को समझने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब ग्रामर में इसका यूज़ किया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें होता क्या, बेसिकली लिखा हुआ, इट वॉज होप डेट थ्रू द स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज द स्टूडेंट वुड बिकम मोर फेमिलियर विद द ग्रामर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज एंड द फेमिलियरिटी विद द फेमिलियरिटी वुड हेल्प देम स्पीक एंड राइट देयर नेटिव लैंग्वेज बेटर, ठीक है। तो वही मैंने जो अभी आपको बताया कि पंडित जी क्या करते थे, आपको हिंदी में चीज़ों को समझाते थे, संस्कृत में ना समझा करके हिंदी में समझाते थे, और धीरे धीरे आपको क्या होता था, संस्कृत का ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता था, आप लिख लेते थे, क्योंकि आपको हिंदी कुछ वर्ड्स वो बताते थे संस्कृत के, और बता देते थे कि इसका हिंदी में क्या मीनिंग है। तो आप अपनी विद्वत्ता के अनुसार से, अपने इंटेलेक्चुअली, मतलब आप चीज़ों को क्या करते थे, धीरे धीरे समझ जाते थे अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार से। इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ कहने का मतलब है कि इट वाज होप डैट, मतलब ये मान लिया जाता था कि जिस लैंग्वेज की, जिस टारगेटेड लैंग्वेज की हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब जैसे टारगेटेड लैंग्वेज यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश होगा, और नेटिव लैंग्वेज क्या होगा, तो हिंदी होगा। तो ये माना जाता था कि जिस टारगेटेड लैंग्वेज की हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो चूँकि इसमें ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश की चीज़ों को हिंदी में बताया जाता था, तो ये कहा जाता था कि इसकी स्टडी के साथ साथ जो बच्चे होंगे या फिर जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी सीखने वाले लोग हैं, जो भी प्यूपल हैं, प्यूपल का मतलब कैंडिडेट्स, वार्ड, ठीक है, वार्ड, ठीक है, वार्ड या फिर कैंडिडेट। वार्ड मतलब वो वाला वार्ड मत समझिएगा कि ऑपरेशन वार्ड या फिर ये वाला, यहाँ पे वार्ड का मतलब है कैंडिडेट, ठीक है। हमारा हमको मतलब जो भी कैंडिडेट का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, तो कैंडिडेट, क्लियर। चलिए, तो क्या बोला हमने कि जो भी हमारे पीपल हैं, जो भी हमारे वार्ड हैं, वो क्या हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे कि अपने नेटिव लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे नेटिव लैंग्वेज हिंदी को अच्छे से समझ जाएंगे, और हिंदी को अच्छे से समझने के साथ साथ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के मतलब समझ जाएंगे, और वो अपनी विद्वत्ता के अनुसार से चीज़ों को जोड़ करके, कनेक्ट करके, और लैंग्वेज को वो सीख जाएंगे, टारगेटेड लैंग्वेज को, क्लियर। चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि फाइनली इट वाज थॉट दैट द फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वुड हेल्प देम स्टूडेंट, मतलब हेल्प स्टूडेंट ग्रो इंटेलेक्चुअली, मतलब माना जाता था कि जो फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग है, वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे कैसे डेवलप हो जाएगी, कैसे ग्रो हो जाएगी, इंटेलेक्चुअली, मतलब उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार से वो अपने आप डेवलप कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली इस मेथड का प्रयोग दोस्तों छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन वगैरह वालों को, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट द स्टूडेंट वुड प्रोबेबली नेवर यूज द टारगेटेड लैंग्वेज बट द मेंटल एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग इट वुड बी बेनिफिशियल एनीवे, मतलब ये मान करके चला जाता था, जैसे कि वहाँ पे पंडित जी क्या मानते थे कि संस्कृत का आपको कभी प्रयोग नहीं, आप संस्कृत में कभी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, बट थोड़ा बहुत सीख तो जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट, मतलब ये मान लिया जाता था या फिर ये पहचान लिया जाता था कि जो भी मतलब बच्चा है उसको प्रोबेबली, मतलब प्रायिकता आप जानते हैं होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबली का मतलब कि शायद, ठीक है, जो बच्चा है, शायद जो बच्चा है वो कभी भी जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है, मतलब जिस लैंग्वेज को भी टारगेट किया हुआ है, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है, उसको वो कभी, मतलब उसको ज़्यादा उसका यूज़ उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे
उसकी मेंटल एक्सरसाइज बढ़ेगी और मेंटल एक्सरसाइज बढ़ने के साथ साथ उस लैंग्वेज को वो हल्का फुल्का सीख जाएगा। ऐसा मान करके इस लैंग्वेज मतलब इस मेथड का यूज़ या फिर प्रयोग किया जाता था, या फिर इस जो आप कह सकते हैं कि इस मेथड में, इस टीचिंग मेथड में इस चीज़ों को मान करके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इन जनरल मेथड द प्राइमरी स्किल इज़ टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, आपको पूछेगा कि विच थिंग इज़ फोकस्ड, मतलब किस चीज़ पे आप फोकस करते हैं। तो किस चीज़ से फोकस करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग पे। क्लियर, इसमें जो मेन डेवलपमेंट होता है वो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ लिटिल अटेंशन टू गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे थोड़ा कम जो है ध्यान दिया जाता है। ठीक, एंड ऑलमोस्ट नन टू द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पे तो बिल्कुल मतलब नहीं, एकदम मतलब उस पर कहा जाए कि कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर वही पंडित जी वाला एग्जाम्पल, अब पंडित जी सिखा रहे हैं तो पंडित जी की खुद की संस्कृत तो अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन वो संस्कृत के शब्द कम बोल रहे हैं। इस कारण जो भी मतलब श्रोतागण हैं, क्या इनकी संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन कभी अच्छी हो पाएगी, मतलब संस्कृत को क्या अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्लियर, तो वही कह रहा है कि रीडिंग और राइटिंग पे अच्छा मतलब दिया जाता था, बट प्रोनाउंसिएशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, द टीचर इज़ अथॉरिटी इन द क्लासरूम। इसका एक लिमिटेशन है कि जो टीचर है वो अथॉरिटी है क्लासरूम की। मतलब अथॉरिटी का मतलब कि वही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के कैसा मतलब कैसा बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर्स। मतलब बहुत ज़रूरी है कि टीचर अच्छा हो, ऐसा तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है वो ठीक करेक्ट आंसर्स पाए। ठीक है, यानी कि टीचर अच्छा होगा तभी तो वो देगा। चलिए वही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड नेटिव लैंग्वेज इक्विवेलेंट फॉर द टारगेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये ज़रूरी है कि जो भी नेटिव लैंग्वेज, तो बेसिकली इसमें ज़रूरत होती थी किस चीज़ की, कि जितने भी टारगेटेड लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जैसे लर्निंग लिखा हुआ है या फिर फैसिलिटेटेड लिखा हुआ है, तो इसका जो है आप इक्विवेलेंट जो आपके नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप उसका अर्थ जानते हो, बता सकें। ठीक है, जैसे लर्निंग का मतलब हम आपको बता सकें कि सिखाना। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब आपको हम बता सकें कि भाई किसी चीज़ को इजी करना, फैसिलिटेट करना, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इजी कर देना बेसिकली। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम आपको बता सकें। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे कहने का मतलब है, समझ रहे हैं। चलिए, तो वही इसकी लिमिटेशन है कुछ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू अटेंशन टू द सिमिलरिटी बिटवीन टारगेटेड लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट किया जाता था, लर्निंग को कैसे प्रोवाइड किया जाता था, ईजी कैसे बनाया जाता था, तो क्या करके सिमिलरिटी बिटवीन टारगेटेड लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज में सिमिलरिटी दे करके जो है यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता था। मतलब कि जैसे बता दिया कि भाई कॉन्शियस लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है, अनकॉन्शियस लिखा हुआ है इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो कॉन्शियस मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है ना, शुद्ध। ठीक है, जैसे अनकॉन्शियस मतलब होता है बेसुध हो जाना। ठीक है, तो बेसुध और शुद्ध आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो वही चीज़। ठीक, तो वही उसी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें कैसे चीज़ों को बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि दोनों में सिमिलरिटी शो करके। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब इसका मतलब ये होता है, सिमिलरिटी तो बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके इसके मतलब इसको सिखाया जाता था। उसका लिखा हुआ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू लर्न द टारगेटेड लैंग्वेज, लर्न फ्रॉम द टारगेटेड लैंग्वेज। मतलब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि भाई वो जो टारगेटेड लैंग्वेज है उसके फॉर्म्स सीखे। ठीक है, लर्न द फॉर्म्स ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज। ठीक है, उसके फॉर्म्स को सीखे, मतलब उसके चीज़ों को, जैसे कितने मतलब कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज़ को वो समझे। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है या फिर उसको समझाया जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी है, भी लिमिटेशन है। उसका लिखा हुआ डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल इज़ यूजफुल पेडागोगिकल टेक्निक। मतलब धीरे धीरे मतलब इसके जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको याद करा करके उसको एक्सप्लिसिट मतलब उसको याद कर, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब बेसिकली अगर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखी जाए तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो एक्सप्लिसिट मतलब कुछ ऐसा चीज़ कि एकदम क्लियर कट, ठीक है। मतलब अगर बच्चा जो है क्लियर कट अगर ग्रामर्स के रूल समझ जाता है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने जो है मतलब टेक्निक्स को डेवलप कर लेगा और लैंग्वेज को सीख जाएगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, क्लियर होता है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए, उसका लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड्स गुड मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो अच्छी खासी मेंटल एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है। एक्सरसाइज का मतलब ये मत समझिएगा कि पीटी वगैरह जो कि आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करते हैं वो नहीं, ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब दिमागी जो मतलब कहा जाए कि एक वही समझ सकते हैं, ठीक है। दिमागी जो आपके अंदर अच्छा कुछ मतलब भर देना ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज का मतलब दोस्तों वो भी तो होता है जो आप हर एक चैप्टर के बाद आप लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके चैप्टर के हर एक चैप्टर के एंड में लिखा होता है ना एक्सरसाइज, उसमें आप क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कुछ कहने का मतलब है कि लैंग्वेज इस लैंग्वेज की लर्निंग जो होगी वो मतलब ऐसे अगर आप सीखेंगे तो एक गुड मेंटल एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेगी, आपके दिमाग को थोड़ा सा शार्प बनाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड बी कॉन्शियस ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द टारगेटेड लैंग्वेज, ठीक है। स्टूडेंट जो हो गए वो मतलब क्या होने चाहिए, उनके पास अच्छी खासी मतलब जानकारी होनी चाहिए किसकी, ग्रामेटिकल रूल ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज, जो भी आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, इसकी ग्रामेटिकल रूल्स इसको बतानी चाहिए, ठीक है। उसका लिखा हुआ है व्हेन एवर पॉसिबल वर्ब कंजक्शंस एंड अदर ग्रामेटिकल पैराडिग्म्स शुड बी कमिटेड टू द मेमोरी। पैराडिग्म मतलब क्या होता है भाई, पैराडिग्म मतलब क्या होता है, अगर किसी ने कंप्यूटर से पढ़ा होगा या फिर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पैराडिग्म क्या होता है, क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है पैराडिग्म, ठीक है। पैराडिग्म मतलब किसी भी चीज़ को करने का एक स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका, ठीक है। स्टेप या फिर मेजर्स जो भी कहा जाए, ठीक है। एक कहा जाए कि मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेप्स कि क्या क्या हम इसमें किस किस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, पैराडिग्म कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भाई धीरे धीरे जो लर्निंग होगी किसकी, कंजक्शंस की और अदर ग्रामेटिकल पैराडिग्म की स्टेप्स की, वो जो है धीरे धीरे बच्चों के मन में क्या करनी चाहिए, बैठानी चाहिए इस मेथड में बेसिकली, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने इससे क्या सीखा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कैसा होता है, तो ये कुछ ऐसा मेथड है जिसमें एक लैंग्वेज के ग्रामर को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया जाता है। बेसिकली ये मान करके चला जाता है कि जो भी हम टारगेटेड लैंग्वेज सीख रहे हैं इसका हमको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ने वाला है, बट जो भी हम नेटिव लैंग्वेज है उसकी हम ग्रामर को और अच्छा बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज हम हिंदी को मान लेते हैं तो हिंदी ग्रामर हमारा अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स की मीनिंग हम अच्छे से समझ जाएंगे और इस कारण हम अपने खुद की विद्वत्ता के अनुसार से क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार से हम कन्वर्ट कर करके या फिर धीरे धीरे उसके आप कहा जाए कि उसके रूल्स को समझ करके, ग्रामर्स के रूल्स को समझ करके हम कनेक्ट करके और दूसरे लैंग्वेज की जो भी हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है उसके हम रूल्स को समझ सकते हैं और उस लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं। ऐसा कुछ इस लैंग्वेज की कुल मिलाकर के सीन है या फिर कुल मिलाकर के इसका कहा जाए कि टारगेट है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ें लिखा हुआ है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके बेसिकली अदर नेम क्या क्या होते हैं, इसको ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, मतलब सबसे प्राचीनतम मेथड कहते हैं। क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, मतलब क्लासिकल का क्या मतलब होता है भाई, शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको पॉपुलर मेथड भी, तो इसको पॉपुलर मेथड भी हम कहते हैं। चलिए, अब ये जो है देखिए मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी स्टेज पे ज़्यादा पॉपुलर होता है, मतलब प्राइमरी स्टेज पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, वर्ड्स होती है, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब वर्ड्स को हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके एक एक शब्दों को कन्वर्ट कर करके हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि रीडिंग, राइटिंग एंड रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। यानी कि हम एक एक बताएंगे कि रीडिंग का मतलब ये होता है, राइटिंग का मतलब ये होता है, रूल्स और ग्रामर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, वर्ड्स होती है, शब्दों को कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे शब्दों को कन्वर्ट जब करते क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस को धीरे धीरे कन्वर्ट मतलब धीरे धीरे शब्दों को कन्वर्ट करके पूरा सेंटेंस बनाते हैं और हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। यानी कि बेसिक यूनिट वर्ड्स होती है और वर्ड्स से हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर। चलिए, इसमें फोकस क्या होता है, किस किस चीज़ पे फोकस होता है, तो ऑलरेडी मैंने बता भी दिया इससे पहले कि रीडिंग, राइटिंग एंड रूल्स ऑफ ग्रामर पे इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। रीडिंग पे, राइटिंग पे और रूल्स ऑफ द ग्रामर पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यानी कि
रीडिंग का मतलब क्या, पढ़ने पे, लिखने पे और ग्रामर्स के नियमों पे हम जो है इसमें फोकस कराते हैं। ठीक है। डायरेक्शन क्या है, नोन टू अननोन, मतलब किसी एक ऐसे लैंग्वेज जो हमसे फेमिलियर हो उसकी लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, उसकी लैंग्वेज की मदद से, उसके ग्रामर की मदद से हम क्या करते हैं, टारगेटेड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की या फिर जो भी यहाँ पे है उसके हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। क्लियर कट। चलिए ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि टीचर जो है पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझा देते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया कि भाई इसकी मेरिट्स क्या होंगी। सबसे बड़ी मेरिट तो यही होगी, मतलब सबसे बड़ी मेरिट या फिर डीमेरिट कहा जाए ये होगी कि भाई बच्चे को प्रोनाउंसिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से वो नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रोनाउंसिएशन पे जोर ही नहीं दिया जाता था। अब जैसे कि जो भी व्यक्ति हैं वो संस्कृत के चीज़ों को तो बता ही तो नहीं रहे हैं, जो पंडित जी हैं वो संस्कृत को तो बता ही नहीं रहे हैं, वो तो बताएंगे आपको हिंदी में चीज़ों को। तो आपकी हिंदी की तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बट इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन क्या आपकी अच्छी हो पाएगी? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डीमेरिट होता है। क्लियर, कि जो भी इस लैंग्वेज को पढ़ेगा उसकी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाएगी। साथ ही साथ जो है थोड़ी ईजी तो होती है, ये टाइम सेविंग भी होती है। ठीक है। प्राइमरी स्टेज पे यूज़फुल होता है। ठीक है। धीरे धीरे इससे यूज़ कर करके जो है करेक्ट लैंग्वेज का मतलब अच्छे तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं। ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवांटेज। ठीक है। एडवांटेज मतलब इसका यूज़फुलनेस है। ठीक है, इसका खूबियाँ हैं। क्लियर। डीमेरिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई क्या है। सबसे पहला डीमेरिट क्या है इसका? सबसे पहला डीमेरिट मैंने कि भाई इसके प्रोनाउंसिएशंस अच्छे नहीं होंगे। उसका लिखा हुआ है गेटिंग ऑब्सोल्यूट। ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए नहीं है, ये ओ है। ठीक है। ऑब्सोल्यूट होता है, गेटिंग ऑब्सोल्यूट, OBSOLETE, ऑब्सोलेट। ठीक है। गेटिंग ऑब्सोलेट हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर ऑब्सोल्यूट जो भी पढ़िए। ठीक है। बेसिकली ऑब्सोलेट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है भाई कि जो चलन में ना हो, धीरे धीरे मतलब ओल्ड हो जाए। ओल्डेस्ट मेथड इसका नाम भी है, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं, अपरिचलित। ठीक है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? अपरिचलित हो रहा है, मतलब इसका मतलब चलन से बाहर होते जा रहा है ये। ठीक है। चलिए, वही लिखा हुआ है कि इसमें फोकस जो है स्पीकिंग वगैरह पे, प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे नहीं किया जाता है। और वही चीज़ें कि हर चीज़ को ट्रांसलेट करने में क्या होता है, दिक्कत होता है इसमें। मतलब हर एक वर्ड का कोई मीनिंग तो नहीं जानेगा ना, वो ट्रांसलेटर तो बैठा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टीचर्स के लिए दिक्कतें होती हैं। अननेचुरल मेथड इसे कहा जाता है। क्लियर। चलिए, तो आप हमें यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।